आज शाम की सारी बड़ी अपडेट मौजूद हो चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे, चुनाव लड़ने से भागते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में अचानक से झारखंड के अंदर आईटी विभाग के लोग पहुंच गए। क्या चुनाव में बीजेपी को मिल रही है बड़ी शिकस्त? बताएंगे इसके बारे में क्या है पूरी जानकारी दोस्तों। और बड़े मुस्लिम संगठन ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। बताएंगे कौन कौन सी शर्तें रखी गई है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिहार के अंदर उपचुनाव की सारी सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में और बिहार में महागठबंधन की होगी जीत, यानी इंडिया अलायंस की होगी जीत। तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जो लिखकर आगे चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लिहाजा हर राजनीतिक पार्टी की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव के मद्देनजर लालू सेना का गठन किया है। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए आरजेडी के नेता ने कहा कि लालू सेना तैयार है ईडी सीबीआई से डराने का प्रयास कर रहे हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का भी नहीं डरेगा। उन्होंने कहा कि लालू जी के शरीर में जितना खून था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लगा दिया, जो बचा है उसे भी लगाएंगे। लालू और आरजेडी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन मोदी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। बेलागंज स्थित पड़ाव मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्होंने लालू सेना का गठन कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाएगी दोस्तों। जैसे यह जानकारी सामने आई वैसे ही अब बिहार के उपचुनाव में हार देखते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है दोस्तों। जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की है। प्रशांत किशोर की पार्टी की इस मांग से चुनाव आयोग सहमत नहीं है, इसी वजह से अब पार्टी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गई है दोस्तों। प्रशांत किशोर की पार्टी कोर्ट जाकर कह रही है कि क्योंकि बिहार के अंदर छठ महापर्व मनाया गया और इतने ज्यादा त्योहार होने के कारण लोग प्रचार प्रसार सही से नहीं कर पाए, जिसके कारण कई पार्टियों को नुकसान हो रहा है। इसीलिए प्रचार करने का मौका सबको मिलना चाहिए और क्योंकि छठ पूजा का एक पूरा सप्ताह था, इसीलिए त्योहार को देखते हुए अन्य राज्यों की तरह बिहार के अंदर भी तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। सवाल यह है दोस्तों कि क्या आप जन सुराज पार्टी के लोग बहाने बना रहे हैं? क्योंकि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो 2.5 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। क्या वो पदयात्रा 2.5 साल से कर रहे थे तो उनका चुनाव प्रचार नहीं हो पाया? कुल मिलाकर दोस्तों ये जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव अगर टाल दिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हार तो इनको दिखाई दे रही है। और यही बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव आरजेडी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है दोस्तों और जनसुराज पार्टी को जिस तरीके से बड़ी शिकस्त मिल रही है, उसके बाद ये टिप्पणियां की जा रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या जानबूझकर हार के डर से ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जनसुराज पार्टी के बारे में क्या मानते हैं? क्या जनसुराज पार्टी एक सहयोग वाली पार्टी है या फिर दिल्ली में बैठकर एक प्रयोग किया जा रहा है और जनसुराज पार्टी उसी प्रयोग का हिस्सा है? आपको क्या लगता है लिखेगा जरूर। साथ साथ झारखंड के अंदर 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, फिर 20 तारीख को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे दोस्तों। 13 तारीख क्योंकि नजदीक आ चुका है तो अब झारखंड में आईटी डिपार्टमेंट को काम पर लगा दिया गया है। रांची के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कई जगह छापेमारी की गई है। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर भी छापेमारी की गई है। सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े हुए लोगों ने ठिकानों पर आईटी सेल ने छापे मारा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 9 जगह पर छापेमारी की गई है दोस्तों, यानी 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले 9 जगह पर छापेमारी की गई है। और ये सारे के सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए नेता है, यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और झारखंड में जिस तरीके के ओपिनियन पोल आ रहे हैं और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, साफ तौर पर एक बुरी हार की तरफ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, और इसीलिए शायद ऐसे छापे मरवाए जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड यानी AIUB ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण, RSS पर बैन लगाने जैसी 17 मांगे मानने के लिए कहा है। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP SP यानी शरद पवार की पार्टी और शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है दोस्तों। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो वक्फ बिल का विरोध करे, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाए। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण और मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा के विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। उधर बीजेपी ने धर्म आधारित आरक्षण की मांग पर आपत्ति जताई है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जमीयत उलेमाए हिंद से कैसे कहते कि वे मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की उनकी मांग पर विचार करें, जो मीडिया में दावा किया गया है दोस्तों। वो चुनाव से पहले 7 बड़ी मांगे, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता और अतिक्रमण हटाने के लिए कानून, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता मिलनी चाहिए, RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए, विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार महाराष्ट्र के अंदर 11% के आसपास मुस्लिम आबादी है और इससे अच्छे खासे सीटों पर असर पड़ता है दोस्तों। कम से कम 38 ऐसी विधानसभा की
सीट है जहां पर मुस्लिम डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा और इसीलिए शिवसेना के साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोगों को ये शर्तें दी गई है। देखते हैं इन शर्तों पर क्या राय दी जाती है। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे। शनिवार को उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए रैली में झारखंड के लिए इंडिया की 7 गारंटी गिनवाई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दलितों के पास नहीं जाते, सिर्फ उद्योगपतियों के परिवारों की शादी में जाते हैं। प्रधानमंत्री दलितों आदिवासियों के पास जाने का प्रयास भी नहीं करते। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, यानी आदिवासियों को बीजेपी के लोग जानबूझकर वनवासी कहते हैं। एक तरीके से आदिवासी समाज के लोगों का अपमान करने का प्रयास करने के लिए बीजेपी इस तरीके के टर्म का इस्तेमाल करती है, यानी उनको आदिवासी की जगह वनवासी जैसे शब्दों से संबोधित करती है। साथ साथ नरेंद्र मोदी शनिवार को अकोला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहने लगे कि 2014 से 24 तक महाराष्ट्र में बीजेपी को पूरे दिल से आशीर्वाद मिला है। इसके पीछे राज्य की जनता की देशभक्ति, राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया है कि 2019 में इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्णय लिया था, यानी अयोध्या में भी चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। अब फिर भी अयोध्या के नाम पर लोगों से जा जाकर वोट मांग रही है भाजपा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ अचानक से दिल्ली में इनेलो के नेता अभय चौटाला ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। क्या कोई बड़ी भूमिका होने वाली है अभय चौटाला की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि ये लोग पहले ही मान के चल रहे थे कि अगर अभय चौटाला की पार्टी इनेलो चुनाव जीत जाती है तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी। हालांकि उनके 1-2 विधायक जीत कर आए हैं और बीजेपी के पास क्योंकि मेजोरिटी है तो हरियाणा में उन्हें किसी अन्य पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी के नेता मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की गई है तो जरूर आने वाले दिनों की राजनीति को लेकर चर्चा की गई होगी दोस्तों। वैसे भी जननायक जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो अभय चौटाला चाह रहे होंगे कि उनकी पार्टी रिवाइव कर जाए और जननायक जनता पार्टी जैसे 20% के आसपास वापस से वोट प्राप्त कर सके ताकि उनकी पार्टी सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सके। साथ साथ दोस्तों जिस तरीके से जस्टिस लोया की हत्या के आरोप लगाकर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं उसे एक बार फिर से कहीं ना कहीं डिस्कशन में लेकर आया गया है। कारण यह है कि देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे जस्टिस खन्ना ने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है दोस्तों, यानी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तो वो मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे। सिक्योरिटी के साथ जाने की सलाह दी गई थी, इनकार कर दिया उन्होंने, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि उनको किस बात का डर लग रहा है, उनको मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, रेगुलर जाते थे तो अभी जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना दिल्ली में हर सुबह लोधी गार्डन एरिया में अपने घर के आसपास कई किलोमीटर तक अकेले टहलते थे, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। अब उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया है क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस डर का क्या कारण है? क्योंकि अगर वो चाहते तो सिक्योरिटी में मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते थे लेकिन वो मना कर रहे हैं। तो क्या भारत के अंदर इस तरीके की कानून व्यवस्था हो गई है कि एक जज बाहर निकलने से डर रहा है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। इसी के साथ में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, हमने 2 बार गलती की है, दोबारा से महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, बीजेपी के साथ में ही रहेंगे। या नीतीश कुमार बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं दोस्तों। नीतीश कुमार जब इन बातों पर फोकस करने लगते हैं तो जरूर उनके मन में कुछ और भी चल रहा होता है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।